बुआ को संपत्ति से कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि पापा की बहन को संपत्ति से बेदखल कैसे कर सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी खानदानी ही क्यों ना हो। तो आज उसी का तरीका जानने वाले, और खुद कोर्ट ने भी उसका तरीका बता दिया है इस जजमेंट के थ्रू। ये जजमेंट अभी का है, 2024 का है। इसके अंदर कोर्ट ने खुद बताया कि पापा की बहन को आप बेदखल कैसे कर सकते हो। तो सारे तरीके जानते हैं और इस जजमेंट के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रॉपर्टी का बंटवारा होता कैसे है। तो देखिए, प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो दो तरह की होती है जी। एक तो हम बोल देते हैं खानदानी प्रॉपर्टी, जो हमको हमारे पुरखों से मिली है, और एक हम बोल देते हैं अपनी कमाई हुई संपत्ति। तो जो खानदानी संपत्ति होती है उसका बंटवारा कैसे होता है, पहले ये जान लो, और किस किस का हक कैसे बनता है, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप बेदखल उसको कैसे कर सकते हो। जैसे देखिए, कोई ए नाम का व्यक्ति था, इसके पास में कोई खानदानी संपत्ति है, और इसके हो गए अब 3 बच्चे, ए, बी और सी। अब ये तीनों लड़के भी हो सकते, तीनों लड़कियां भी हो सकती है, 2 लड़के 1 लड़की हो सकती है, 1 लड़का 2 लड़कियां भी हो सकती है। और मान के चलो इस ए के पास में 3 एकड़ जमीन थी, 3 एकड़ का मतलब 3 किले जमीन थी, ठीक है जी। अब अगर ये व्यक्ति मर जाता है और इसके पास में खानदानी संपत्ति है, तो उस संपत्ति का जो ऑटोमेटिक बंटवारा है वो उसके वारिसों का हो जाता है। तो यानी कि इन तीनों के हिस्से में 1-1 एकड़ जमीन आ जाएगी अगर ये मर जाता है तो। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूं, खानदानी संपत्ति में से कोई किसी को बेदखल नहीं कर सकता है। अगर इस ए के पास में कोई खानदानी संपत्ति है और इसके 3 बच्चे हैं, ए, बी, सी, तो इन तीनों को या तीनों में से किसी एक को बेदखल नहीं कर सकता है। इन तीनों का जन्म से ही उस संपत्ति पर अधिकार हो गया है जो इनके पापा के पास में खानदानी जमीन है, और 18 साल के बाद इस जमीन को अपने हिस्से में जबरदस्ती भी ले सकते हैं। यानी कि अगर सी की 21 साल की उम्र है और अभी तक पापा जिंदा है, तो अगर ये इस संपत्ति को अपनी बनाना चाहता है तो अपने पापा से अपना हक जबरदस्ती भी ले सकता है, और प्यार से भी अगर वो देना चाहे तो प्यार से भी ले सकता है। और ए इस संपत्ति को बेच भी नहीं सकता है, यानी कि खानदानी संपत्ति को ना बेचा जाएगा ना उसके वारिसों को बेदखल किया जाएगा जी। लेकिन कुछ सिचुएशन होती है, वो चीजें अलग होती हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अब इन तीनों, ये तीनों क्या है, तीनों इसके वारिस हैं, और इन तीनों वारिसों का इस संपत्ति में क्या है, हक है, और बराबर का हक होगा। तो इन तीनों के हिस्से क्या क्या आ जाएगा, 1-1 एकड़ जमीन आ जाएगी। अब मान के चलो ए जो था, ए की भी शादी हो गई, और ए की शादी के बाद ए के हो गए 2 बच्चे, 2 बच्चे हो गए, एक हो गया एक्स और एक हो गया वाई। दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती है, एक लड़का एक लड़की हो सकती है। वहीं पे जो बी था उसका भी एक बच्चा हो गया, मान के चलते कोई डी नाम का बच्चा हो गया, और सी जो थी वो कोई लड़की थी, उसकी शादी हो गई, उसके भी बच्चे हो गए। अब कोई भी बच्चे मान लो, पी क्या हुआ मान लो, कोई भी बच्चे मान लो, कितने ही मान लो, ठीक है। अब ए जो था वो मर गया जी, ए मर गया। अब ए के पास में क्या थी, ए के पास में भी 1 एकड़ जमीन जो थी वो खानदानी थी। अब इस जमीन में से किस किस का हक होने वाला है, तो इस जमीन में से सिर्फ इसके वारिसों का हक होने वाला है जी। यानी कि इसको जो इसके जो बेटा बेटी हैं वो उसके वारिस बन गए, लेकिन इनका हक किस संपत्ति में होगा, सिर्फ 1 एकड़ वाली संपत्ति में होगा। लेकिन इनके दादा के पास में तो 3 एकड़ जमीन थी, तो इनके दादा के पास में 3 एकड़ जमीन थी, तो इसके दादा के भी 3 बच्चे थे, तो तीनों बच्चों में इसकी बराबर बराबर संपत्ति बट गई। मान के चलो सी जो है वो इन बच्चों की बुआ बन गई, एक्स और वाई की बुआ है, तो क्या ये बुआ इस संपत्ति में से हक ले सकती है इसके पापा वाले में से, तो इस बुआ का कोई हक नहीं बनने वाला है। और अगर वो जोर जबरदस्ती करे तो फिर क्या हो जाएगा, उस संपत्ति में से उसको बेदखल किया जा सकता है, क्योंकि इसका कोई हक बनता नहीं है। हक एक्चुअल में किसका बनता है, वारिसों का बनता है। और इस 1 एकड़ में वारिस कौन है, एक्स और वाई है, तो ये दोनों इस जमीन को लेने के हकदार हैं। इनके अलावा कोई तीसरा बंदा इस जमीन को लेने का हकदार नहीं है, यानी कि बुआ चाचा ताऊ उस जमीन में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि खानदानी संपत्ति में जो एक्चुअल वारिस है वही उस संपत्ति के असली हकदार होते हैं। उनके अलावा जो भी बच गए, बुआ है, चाचा है, ताऊ है, कोई भी फूफा है, मौसा कोई भी है, उनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर ये कब्जा करने की कोशिश करें या अपना उसको हड़पने की कोशिश करें तो वो सारे हथकंडे फैल हो जाएंगे। आप उसके ऊपर कोर्ट केस भी कर सकते हो और FIR भी आप उसके ऊपर करवा सकते हो। उसके लिए तो मैंने आपको काफी सारे वीडियो बना के दे दिए। लेकिन अगर वहीं पे मैं बात करूं खानदानी संपत्ति की, अगर फादर साहब के पास में कमाई हुई संपत्ति की, अगर फादर साहब के पास में कमाई हुई संपत्ति है, तो क्या उसमें से बुआ का हक बनता है, क्या उसमें बुआ कब्जा कर सकती है, या हम क्या उसमें से बुआ को बेदखल कर सकते हैं, तो उसका तरीका भी हम जान लेते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और सस्पेंस है यहाँ पे। मान के चलो एक ही शादी नहीं हुई थी, एक ही शादी ही नहीं हुई थी, पर एक ही हिस्से में 1 एकड़ जमीन है, खानदानी है, और बुआ की शादी होगी, चाचा की शादी होगी, ताऊ की शादी होगी, मान के चलते हैं। और अब ए मर गया, तो फिर इस 1 एकड़ में क्या आ जाएगा, इन भाई बहनों का हिस्सा बन जाएगा। ये भाई बहन हिस्सा ले सकते हैं, और अगर इसकी माँ जिंदा है तो माँ का भी हिस्सा बन जाएगा जी। अगर इसके वारिस नहीं है ना, और उससे पहले अगर ये मर जाता है, तो इसकी संपत्ति इन लोगों में ही बट जाएगी जी। ठीक है, फिर ये मान लिया जाता है कि जो फादर साहब हैं उनकी सिर्फ 2 ही औलाद हैं। जैसे फादर साहब की B और C 2 ही औलाद हैं, तो इनके 3 एकड़ के
ऐसे हिस्से बन जाएंगे। अगर इनकी माँ जिंदा है तो माँ के नाम पे भी इसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। ऐसे हो सकता है। अगली बात, कमाई हुई संपत्ति। अब मैं बात करता हूं कमाई हुई संपत्ति। कमाई हुई संपत्ति का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान खुद कोई संपत्ति कमाता है अपनी मेहनत से, या उसको किसी ने गिफ्ट में दी है, या उसने किसी को दान में दी है। जैसे मेरे को अगर कोई गिफ्ट कर देता है, भाई ये तेरे 2 कनाल मैं तेरे को गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैंने खुद अपनी मेहनत से कमा के कोई प्लॉट खरीदा है, तो कमाई हुई संपत्ति समझ गए होंगे। अब उस कमाई हुई संपत्ति के असली हकदार कौन होते हैं और बुआ का कितना हिस्सा होता है। मान के चलो कोई ये एच नाम का कोई आदमी था, इसने कोई प्लॉट खरीद लिया और ये शादीशुदा है। अब शादीशुदा इसके 2 बच्चे हैं, ए बी, और एक इसकी बीवी है जिसका नाम है डी। अब ये मर गया, अपनी कमाई हुई संपत्ति को छोड़ के चला गया, ये मर गया, तो अब उस संपत्ति पे इनका हक होगा जी। ना इसके चाचा का होगा, ना ताऊ का होगा, ना पापा का होगा, और किसी का हक नहीं होगा। अगर माँ जिंदा तो माँ का हक चला जाएगा। लेकिन अगर मरने से पहले ये एच क्या करता है, अपनी जमीन का विल बनवा के चला जाता है बुआ के नाम पे, कि मेरे मरने के बाद इस संपत्ति पे जो हक है वो मेरी बहन का होगा। फिर उस संपत्ति पे जो हक है वो बुआ का बन जाएगा जी। अगर ये विल बनवा देता है, वसीयत बनवा देता है, कमाई हुई संपत्ति की वसीयत बन सकती है। खानदानी संपत्ति का ना तो बेचा जाएगा, ना उसकी विल बनेगी, ना उसमें से बेदखल किए जा सकते हैं। लेकिन कमाई हुई संपत्ति में से बेदखल भी कर सकता है। अगर एच ने कोई संपत्ति कमाई है तो अपनी वाइफ को बेदखल कर सकता है, अपने बच्चों को बेदखल कर सकता है जी, कि मेरी कमाई हुई संपत्ति में से मेरे मरने के बाद इनको कोई फूटी कौड़ी ना दी जाए। और अगर ये चाहे तो वसीयत बनवा सकता है, बुआ के नाम पे बनवा सकता है, फूफा के नाम पे बनवा सकता है, साली के नाम पे बनवा सकता है, ये इसकी अपनी मर्जी है। तो खानदानी संपत्ति में से बुआ का हक कब बनेगा और कमाई हुई संपत्ति में से बुआ का हक कब बनेगा, उम्मीद करूंगा ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये जजमेंट आपको मैं दिखा देता हूं, इस जजमेंट में कोर्ट ने क्या बताया और कैसे बताया। इस जजमेंट के अंदर भी कोर्ट ने यही चीज बताई है कि बुआ जो थी, बुआ आ गई खानदानी संपत्ति हड़पने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका भाई जो था, भाई मर गया। अब भाई मरने के बाद बुआ को लगा कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या करेंगे, तो इस संपत्ति को मैं हड़प लेती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्लियर बता चुका हूं कि खानदानी संपत्ति में अब हक उनका बनेगा जो उसके वारिस हैं। बुआ अपना हक लेके जा चुकी है, तो एक बार हक मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। तो इस केस में यही था। देखो, इस न्यायालय की विशिष्ट राय में नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष पूरी तरह के कानून के अनुरूप हैं। और ये जो हमने ऑर्डर लगाया था सीपीसी के तहत में, मृतवादी के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन का प्रावधान करता है। यानी कि ये बताता है कि उस जमीन का एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, प्रतिनिधि कौन होगा, ठीक है। देखो, धारा 211 इसके अंदर कानूनी प्रतिनिधि का जिक्र किया गया है कि कानून रिप्रेजेंटेटिव किसको मानता है, के नियमानुसार परिभाषित करता है कि कानूनी प्रतिनिधि का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो कानून में किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो मर गया, अब उसके बाद जो उसका जो वारिस है या उसका जो रिप्रेजेंटेटिव, अगर वो किसी को बना के गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे। और उसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है, और जहां एक पक्ष प्रतिनिधि चरित्र में उस व्यक्ति पर मुकदमा करता है या मुकदमा करता है जिस पर मुकदमा करने वाले पक्ष की मृत्यु पर संपत्ति हस्तांतरण हो जाती है, तो फिर रिप्रेजेंटेटिव का क्या बन जाएगा, हक बन जाएगा जी। वर्तमान मामले में अनिवार्य रूप से वादी की संपत्ति का प्रतिनिधित्व उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारों द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो मर गया, मरने के बाद उसके प्रथम वारिस है। प्रथम वारिस कौन होंगे, अगर पापा मर गया तो उसके बच्चे जो होते हैं वो प्रथम वारिस होते हैं। लिस्ट 1 में उनका नाम आ जाता है, क्या जाएगा, जो निर्वाद रूप से उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री होंगे। यानी कि उसकी बीवी, बच्चे जो होंगे वो फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा कि ये इसके एक्चुअल पहले नंबर के वारिस हैं। वो हो ही ना तो फिर अपना, जैसे मैंने बताया था, चाचा ताऊ भाई बहन उनके पास चली जाती है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील कानून के किसी भी प्रावधान की ओर से इशारा नहीं कर सकते हैं जो बहनों को कानूनी प्रतिनिधि होने का प्रावधान करते हैं। उसकी जो बहन थी ना, बुआ थी, वो आई कोर्ट में भागी भागी, बोली जी मैं मेरे भाई की रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो संपत्ति जो है वो मेरे पास आनी चाहिए, मैं एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव हूं। अब कोर्ट में केस आने के बाद पता चला कि इसके तो बीवी बच्चे थे, तो ये तो एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती, पहला नंबर तो उनका है रिप्रेजेंटेटिव होने का। तो फिर जब ये सारा खुलासा हुआ तो पता लगा बुआ कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, प्रतिनिधि जो है, वो उसके बीवी बच्चे हैं। जहां तक मुकदमे की संपत्ति प्रेतक प्रकृति की होने का सवाल है, प्रेतक का मतलब खानदानी संपत्ति थी ये। सबसे पहले यह संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित किसी भी अधिकार का मुकदमा नहीं है, बल्कि मकान मालिक द्वारा किराए के खिलाफ बेदखली का मुकदमा है। तो ये जो एक्चुअल जो मामला था ना, उन्होंने अपनी खानदानी संपत्ति को किसी को किराए पे दे रखा था। क्लेश तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, वहां पे बीच में बुआ आ गई फांचर फोड़ने के लिए। बुआ ने सोचा मौके का फायदा उठाती हूँ, क्यों ना इस संपत्ति को, मेरे किराएदारों के बीच में कोई ऐसा झगड़ा चल रहा था
और उसके चलते बुआ ने क्या किया, अपनी रोटी सेकने की कोशिश की कि तवा गर्म है, रोटी सेक लेती हूँ, लेकिन वो बेचारी नहीं बन पाई। किराएदार के पास यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वादी मकान मालिक के कानूनी प्रतिनिधि कौन है, यानी कि किराएदार को भी ये नहीं पता है कि एक्चुअल में इस जमीन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो आपत्ति यदि कोई हो, केवल पीड़ित कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा ही उठाया जा सकता है। एक और पहलू जो रिलेवेंट है वह यह है कि श्रीमती मृतक वादी की बहनों में से एक पूर्णा सिंह ने पहले सीपीसी के आदेश 1 नियम के 10 के तहत में पक्षकार बनाने के लिए एक आवेदन दायर किया था 2018 में। एक सस्पेंस और भी है कि मृतक की जो बहन थी, यानी कि एक बुआ और थी, उसने पहले भी 2018 में कोशिश की है रिप्रेजेंटेटिव बनने की, कि कल को अगर ये टपक गया तो फिर ये हम संपत्ति हमारी। देखो, रोटी सेकने की पूरी तैयारी हो चुकी है आदेश के तहत, और उस आदेश को कोर्ट ने खारिज कर दिया था 3/7/2018 को, कि जब उसके बीवी बच्चे हैं तो तू रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकती। तो बुआ ज्यादा शानी मत बन। एक बार जब किसी एक बहन द्वारा पक्षकार बनाए जाने का आवेदन खारिज कर दिया है, यानी कि मृतक की जो बहन थी वो एक से ज्यादा थी, एक का जब मुकदमा खारिज हो गया तो दूसरी कौन सी भाई, ईद की चांद है, तो दूसरी को भी खारिज करो। तो यही नहीं माना जा सकता कि अन्य बहनें मृतकवादी की कानूनी प्रतिनिधियों की श्रेणी में आएगी। जब एक का ही मुकदमा खारिज हो गया तो फिर बाकी भी ईद की चांद नहीं है, उनका भी क्या है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगी। अब देखो, सारी बहनों का भाई वाली प्रॉपर्टी पे पूरा पूरा फोकस है डीएसएलआर जैसा। एक पहले कोशिश कर चुकी है, एक अब फचर पो रही है। देख लो प्रॉपर्टी का खेल। उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनजर यह न्यायालय लागू आदेश में हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है और इसलिए वर्तमान पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है। यह रिवीजन लगाया था और कोर्ट ने कह दिया कि भाई चले जाओ, कोई फायदा नहीं है, मैं तो इसके ऊपर इंटरफेयर करता नहीं हूँ, क्योंकि खानदानी संपत्ति का मामला है। रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी उसके बीवी बच्चे हैं और ये बुआ अपनी तो लेगी, तुम उसकी ओर ले जाओगी, बीवी बच्चे क्या खाएंगे। तो देख लो भाई, एक नहीं 2-3 बहनें। और ये अभी का है केस, ये 2024 का, ठीक है, कब का है, 21 अगस्त 2024 का ऑर्डर है, और ये वीडियो शायद आपको 22 अगस्त को मिल रहा होगा। तो यानी कि बिल्कुल ताजा है, गर्मा गर्म जलेबी की तरह। तो अगर आपके केस में भी कुछ ऐसा है तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसा इस जजमेंट की मदद से और जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से, सिर्फ जिन लोगों का हक बनता है उनका हक उनको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हक ही नहीं बनता है तो चाहे कितने फांचर पोलो, कितने ही अपना उंगली टेढ़ी कर लो, आज नहीं तो कल न्याय तो मिलेगा ही, जिसको न्याय मिलना है, ठीक है। हाँ, ये एक अलग बात है इंडिया के अंदर कि अपने न्याय के लिए अपने को लड़ना पड़ता है। इंसान को चीज फील होती है कि गलत भी मेरे साथ हुआ है और ये चीज न्याय भी मेरे को ही चाहिए, मेरे को ही लड़ना पड़ रहा है। तो ये चीज अपने थोड़ी सी यहाँ पे है। लेकिन इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप जरूर बताएं। तो आप कैसे, किसका हक, कैसे संपत्ति में से किसका कितना कितना हक बनता है, उम्मीद करूंगा ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू माय डियर। फिर मिलते हैं किसी जानकारी के साथ में, उस जानकारी के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो। कमेंट बॉक्स खुला है, और ये अगर कंटेंट अच्छा लगा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू जी। और फिर कहता हूँ मेरे से संपर्क करना तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक मिल जाएंगे, और वैसे भी कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू।